मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता बीएससी पार्ट 1 के विद्यार्थियों को आज द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में चर्चा करूंगी। पिछली क्लास में हमने सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर को पढ़ा था। आज हम कंसीडर करेंगे कि यदि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में एक कण का दूसरे स्थिर कण के कारण विचलन होता है या द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो उसकी विवेचना हम यांत्रिकी में किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर को प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में कंसीडर करेंगे। मान लो हमने कंसीडर किया कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में हमारे पास दो कण हैं जिनके द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है। हमने यह भी माना कि m2 द्रव्यमान वाला कण स्थिर अवस्था में है तथा m1 द्रव्यमान वाला कण टक्कर से पूर्व u1 वेग से गतिशील है और वह m2 द्रव्यमान वाला कण जो प्रारंभ में स्थिर अवस्था में रखा हुआ है उसे प्रत्यास्थ टक्कर करता है। टक्कर के पश्चात हमने यह देखा कि पहला कण जो है, मैं इस चित्र को से आपको बताना चाहूंगी कि टक्कर के पश्चात जो m1 द्रव्यमान वाला कण था वो अपनी प्रारंभिक गति की दिशा के साथ θ1 कोण बनाता हुआ इस दिशा में v1 वेग से निकल जाता है। जो कण टक्कर से पूर्व अर्थात m2 द्रव्यमान वाला कण टक्कर से पूर्व स्थिर अवस्था में था लेकिन टकराने के पश्चात वह भी कुछ ऊर्जा m1 द्रव्यमान वाले कण से प्राप्त करता है, जिसके कारण m2 द्रव्यमान वाला कण अपनी प्रारंभिक दिशा से या m1 द्रव्यमान वाले कण की प्रारंभिक दिशा से θ2 कोण बनाता हुआ v2 वेग से इस दिशा में निकल जाता है। इस प्रत्यास्थ टक्कर की हम यांत्रिकी में विवेचना करना चाहते हैं। हमने यहाँ इस चित्र में यह भी देखा कि टक्कर से पूर्व दोनों कण सिर्फ x अक्ष के अनुदिशी गतिशील हैं, लेकिन टक्कर के पश्चात दोनों कण xy तल में अपनी स्थिति को प्रेक्षित कर रहे हैं, इस स्थिति को दर्शा रहे हैं। चूंकि हम जानते हैं कि टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर है, इसलिए कणों का संवेग के साथ साथ ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। यदि मान लो हम संवेग संरक्षण के नियम को कंसीडर करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि टक्कर से पूर्व चूंकि पहला कण u1 वेग से गतिशील था लेकिन दूसरा कण स्थिर अवस्था में था, तो टक्कर से पूर्व दोनों कणों का कुल संवेग m1 u1 था x अक्ष के अनुदिश। और टक्कर के पश्चात यदि मैं दिखाऊं आपको तो इस चित्र को देखिए, टक्कर के पश्चात m1 द्रव्यमान वाला कण इस दिशा में गया, x अक्ष के अनुदिश इसका कंपोनेंट मोमेंटम क्या होगा m1 v1 cos θ1 और दूसरे कण का द्रव्यमान, दूसरे m2 द्रव्यमान वाले कण का x अक्ष के अनुदिश संवेग का घटक क्या होगा m2 v2 cos ऑफ माइनस θ2। हम जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, सो दिस इज इक्वल टू m2 v2 cos ऑफ θ2। y घटक में यदि हम देखें तो टक्कर से पूर्व कोई भी कंपोनेंट y अक्ष के अनुदिश नहीं है, कण सिर्फ x अक्ष के अनुदिश गतिशील है, अर्थात संवेग का y अक्ष के अनुदिश घटक जो है वो क्या होगा, 0 होगा। और टक्कर के पश्चात m1 द्रव्यमान वाले कण का y अक्ष में घटक m1 v1 sin θ1 तथा दूसरे कण का जो घटक है वो क्या होगा m2 v2 sin θ2। आई एम सॉरी, this positive is replaced by the negative because sin of minus theta is equal to minus of sin theta. I am so sorry. So you just rewrite this with replace this positive sign with the negative sign. चूंकि हमारे पास टक्कर जो है वो कैसी है, प्रत्यास्थ टक्कर है। प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। टक्कर से पूर्व कणों की कुल गतिज ऊर्जा 1/2 m1 u1 स्क्वायर, टक्कर के पश्चात 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब हमने कंसीडर किया कि यदि हम इस स्थिति का विश्लेषण करें तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास 4 अननोन क्वांटिटीज हैं। 4 अननोन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, v1, this v2, this θ1 and this θ2. But before calculating all these 4 unknown parameters, we have 3 equations. So in laboratory frame of reference, it is quite difficult to calculate the 4 unknown terms with the 3 known equations. At least we have the 4 equations to determine the 4 unknown
वेरिएबल्स। सो इन 3 समीकरणों के अतिरिक्त हमें एक और समीकरण का मालूम होना चाहिए। इनकी अनुपस्थिति में हमें इस समस्या का इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा टीडियस होगा। इस टीडियस सॉल्यूशन से बचने के लिए हमने इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में एज कंपेयर टू प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में हमने कंसीडर किया कि निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा, VCM इज इक्वल टू m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। चूंकि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहता है, अतः टक्कर से पूर्व निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का वेग कितना होगा, u1 डैश होगा। सो u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस VCM, तथा टक्कर से पूर्व m2 द्रव्यमान वाला कण जो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में स्थिर अवस्था में था, अब द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या वेग होगा, u2 डैश इज इक्वल टू u2 माइनस VCM एज u2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ VCM। टक्कर के पश्चात m1 कण तथा m2 द्रव्यमान का कण द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम के सापेक्ष यदि टक्कर के पश्चात m1 और m2 द्रव्यमान वाले कण का वेग निकालें तो v1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, v1 माइनस VCM। उसी प्रकार v2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस VCM। चूंकि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहता है, अतः कुल संवेग सिस्टम का 0 के बराबर होना चाहिए। यदि कुल संवेग 0 के बराबर होगा तो दोनों कणों के संवेग बराबर और विपरीत दिशा में होंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं m1u1 डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2u2 डैश और m1v1 डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2 डैश। हम चाहें तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको दर्शाने का प्रयास किया है। m1u1 डैश इज इक्वल टू m1u1 डैश को मैंने लिखा u1 माइनस VCM। सो u1 इज एज इट इज माइनस VCM का वैल्यू रखा मैंने m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। बाय सॉल्विंग दिस आई विल गेट m1 m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली मैं कंसीडर करूं माइनस ऑफ m2 u2 डैश minus of m2 u2 dash is equal to minus of VCM, so this will become plus of m2 VCM, or by substituting the value of VCM I'll get m1 m2 u1 upon m1 plus m2. So we can say m1 u1 dash is equal to minus of m2 u2 dash. Similarly we can also prove that m1 v1 dash is also equal to minus of m2 v2 dash. So in center of mass frame of reference, the position of the particles before collision and after collision is shown in this figure. This is the figure before collision of the particle in center of mass. This is the center of mass. The particle whose mass is m1 is moving with the velocity u1 dash towards the center of mass. Similarly प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में जो m2 द्रव्यमान वाला कण स्थिर है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में वह स्थिर नहीं है, बल्कि माइनस u2 डैश v2 डैश से माइनस x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, तथा टक्कर के पश्चात दोनों एक ही एंगल पर जा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं. सो m1 v1 डैश इज इक्वल टू हम प्रूव किया था m2 v2 डैश विद नेगेटिव साइन. सो दिस इज द पिक्टोरियल formation of the particles before and after collision in center of mass frame of reference. हम यहाँ देख सकते हैं इन समीकरणों से हमें यह स्पष्ट है कि टक्कर के पश्चात कणों की गति v1 डैश तथा v2 डैश वेग से एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है. कणों की गति प्रारंभिक दिशा के साथ समान कोण बनाती है, जैसा कि हमने इस चित्र में दर्शाया. दोनों इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं. सो नाउ वी कंसीडर from equation number 9 and 10, again you just remember that equation number 9 is m1 u1 dash is equal to minus of m2 u2 dash, and equation number 10 is m1 v1 dash is equal to minus of m2 v2 dash. So u2 dash is equal to minus of m1 upon m2 into u1 dash, and v2 dash is equal to minus of m1 upon m2 into v1 dash. ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमारे पास क्या इक्वेशन थी? द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में क्या होगा? 1/2 m1 u1 dash स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 dash स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 dash स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 dash स्क्वायर. Now we can substitute the equation u2 dash and v2 dash from equation number 11 to equation number 12. After substituting equation number value of u2 dash and v2 dash from equation number 11, we'll get 1/2 m1 u1 dash square as it is plus 1/2 m2
u2 डैश का मैंने मान रख दिया, माइनस ऑफ m1 अपॉन m2 इंटू u1 डैश, इट इज स्क्वायर, सो m1 स्क्वायर u1 डैश स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन दिस इज एज इट इज 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश इज इक्वल टू m1 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर इंटू v1 dash square. 1/2 m1 u1 dash we can take outside from the bracket. Within the bracket I'll get 1 plus this m2 square will be cancel out, this 1 m2 will be cancel out with this 1 m2. 1/2 m1 u1 dash square हमने कॉमन ले लिया, so in the bracket में I'll get 1 plus m1 upon m2 is equal to, similarly I'll take 1/2 m1 v1 dash square common out, and within the bracket I'll get 1 plus m1 upon m2. So 1/2 m1 u1 dash square is equal to 1/2 m1 v1 dash square, or magnitude of u1 dash is equal to magnitude of v1 dash. Similarly we can also prove that the magnitude of u2 dash is equal to magnitude of v2 डैश. इन समीकरणों से यह प्रदर्शित होता है कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में प्रत्यास्थ टक्कर में कणों के वेग का परिमाण नहीं बदलता है, अर्थात टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के पश्चात समान रहता है, लेकिन उनकी सिर्फ दिशाएं बदल जाती हैं. नाउ वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल, प्रकीर्णन कोण का मान निकालने के लिए. क्योंकि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में प्रकीर्णन कोण का कोई भी मान पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में प्रकीर्णन कोण के, स्कैटरिंग एंगल के सभी संभव मान नहीं हो सकते, इन पर कुछ प्रतिबंध होता है. तो हमने फिगर 1 से कंसीडर किया. इनिशियली हमने लिखा tan θ1 is equal to v1 sin θ1 upon v1 cos of θ1 by using the trigonometric function. From equation 1, equation 7 हमने लिखा, because हमने लिखा था v1 dash is the velocity of the first particle after collision. So v1 is equal to v1 dash plus vcm. इस इक्वेशन को हमने कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा. तो बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या हुआ, v1 sin θ1 is equal to v1 dash sin θ1 sin θ. As there is no component of velocity of the center of mass, so we have only v1 sin θ1 is equal to v1 sin θ. After collision हमारे पास v1 cos θ1 is equal to v1 dash cos θ plus vcm, because we have the component of vcm along the x axis only. y axis में हमारे पास कोई component नहीं है, तो vcm का 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा vcm जो है वो x अक्ष के अनुदिश गति करता है. इसका मान हमने tan θ1 वाली इक्वेशन में रखा. सो tan θ1 इज इक्वल टू v1 sin θ1 की जगह हमारे पास वैल्यू हो गई v1 sin डैश sin θ, और v1 cos θ1 की वैल्यू हो गई v1 डैश cos θ प्लस vcm, और vcm को हमने लिखा m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू m1 u1 डैश प्लस vcm अपॉन m1 प्लस m2, और vcm इज इक्वल टू, दोनों को सेपरेट आउट कर लिया, m1 u1 डैश अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 vcm अपॉन m1 प्लस m2. vcm वाली टर्म को इधर ले आए, तो vcm माइनस m1 vcm अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 u1 डैश अपॉन m1 plus m2. vcn will take common out within the outside of the bracket, so within the bracket I'll get 1 minus m1 upon m1 plus m2 is equal to m1 u1 dash upon m1 plus m2. After solving the equation I'll get vcm is equal to m1 u1 dash upon m2. From equation number 13 we have already obtained that magnitude of u1 dash is equal to magnitude of v1 dash. So vcm is equal to m1, magnitude of u1 dash will be replaced with the magnitude of v1 dash, so m1 v1 dash upon m2. Now from equation number 18 we will substitute the value of vcm from equation number 18 to equation number this 16, v1 dash sin θ1 upon v1 dash cos θ1 plus vcm. So by substituting the value of vcm I'll get tan θ1 is equal to v1 dash sin θ upon v1 dash cos θ plus m1 v1 dash upon m2. v1 dash we can take common out, so tan θ1 is equal to sin θ upon cos θ plus m1 upon m2. So from equation number 19 we have the following possibilities. In the first situation, when we consider that m1 is greater than m2, or we can say m1 upon m2 is greater than 1, in that case the right hand side of the equation number 19 can never be equal to
0, कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स tan θ1 इज ऑलवेज लेस देन इन्फिनिटी और θ1 इज ऑलवेज लेस देन π/2। इससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी भारी कण किसी हल्के स्थिर कण से टकराता है तो टक्कर के पश्चात भारी कण विपरीत दिशा में गतिमान हो जाता है, बैक बाउंस हो जाता है। इस स्थिति को हमने इस चित्र 3a में explain किया है, where m1 is greater than m2. And the second situation when we consider when m1 is equal to m2, that means m1 upon m2 is equal to 1. In that case cos theta is equal to -1 और theta is equal to pi, तो डिनोमिनेटर जो है वो आपका 0 हो जाएगा और tan θ1 का मान इन्फिनिटी हो सकता है। That means we have the limiting value of θ1 that will be equal to 90 डिग्री। That means यदि दो समान द्रव्यमान के कणों के बीच प्रत्यास्थ टक्कर होती है जिसमें एक कण यदि विरामावस्था में है तो टक्कर के पश्चात दोनों कण एक दूसरे के लंबवत गतिमान हो जाते हैं। इस स्थिति को भी हमने यहाँ चित्र 3b से रिप्रेजेंट किया, वेयर m1 is equal to m2. Now we consider the third situation where we consider that m1 is less than m2 या m1 upon m2 is less than 1. Then it is possible that the tan θ1 have the negative values. इस कंडीशन में θ1 का कोई भी मान संभव हो सकता है, अर्थात यदि कोई हल्का कण किसी स्थिर भारी कण से टकराता है तो टकराने के पश्चात हल्का कण अपने प्रारंभिक पथ पर विपरीत दिशा में लौट सकता है। इस चीज को भी हमने इस फिगर में शो करा है। इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि θ1 का मान 0 से π तक कुछ भी संभव हो सकता है। That means θ1 is greater than or equal to 0 but it is less than or equal to pi. So these are the different or limiting values of θ1. In the next class I'll consider the slowing down of moving neutrons in a moderator. So for today it's okay. So this is for today. Thank you.